हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि एसिड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच फर्निश और प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस मीडियम, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अर्हीनियस एसिड्स भी कहते हैं। ओके, they are those compounds which furnish or produce H+ ions in aqueous medium. Okay, they are also called arrhenius acids. Arrhenius acids. स्टूडेंट्स, अर्हीनियस एसिड की बात मैंने इसलिए कही कि कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो एक्वस मीडियम में H+ फर्निश नहीं करते हैं, H+ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्थोबोरिक एसिड का, वो अर्हीनियस एसिड नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बेस्ट वेल नोन एग्जाम्पल्स क्या क्या है? HCl, स्टूडेंट्स, अगर HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इट विल डिसोसिएट into aquated H+ plus Cl minus. Okay, H2SO4 water 2H plus aqueous medium sulfate ions in aqueous medium, say carbonic acid, हालांकि कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, इट रेडली डिकम्पोजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड 2H plus aquated plus carbonate ions one more
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एक्वेटेड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रेटेड फॉस्फेट आयंस। ओके स्टूडेंट्स, एक और एसिड्स की मैं बात करता हूं, जैसे HNO3, वाटर H प्लस हाइड्रेटेड प्लस नाइट्रेट आयंस, पर क्लोरिक एसिड, वाटर हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयंस प्लस पर क्लोरेट आयंस हाइड्रेटेड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे कुछ एसिड्स के डिसोसिएशन बताए हैं यहां पे। ओके, लेकिन जो मैंने इधर लिखा हुआ है और जो मैंने एसिड्स यहां लिखे हुए हैं, दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क स्टूडेंट ये है कि ये बेसिकली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब क्या है। जिन एसिड के एनायनिक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहते हैं, और जिन एसिड के एनायनिक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं मिलेगा उनको हम कहेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपना रिड्यूस हो। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लिया मैं HCl की बात करूं तो HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है क्योंकि ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। वहीं पर डाइल्यूट H2SO4 ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग का काम नहीं करेगा अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो। ठीक है ना? डाइल्यूटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, यानी नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऐसे ही कार्बोनिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। स्टूडेंट, इनके पीछे रीजन बेसिकली होता है, आप लोग हायर क्लासेस में जब आप क्लास 12 में आओगे तो एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। इसमें होता है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो फिलहाल जब तक आप 12th का ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तब तक हम इसको ऐसे आपको समझाएंगे बेटा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं, रिमेंबर बेटा मैंने एक यहां वर्ड यूज किया एसिड की बजाय ऑक्सी एसिड, यानी वो एसिड्स जिनमें नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, उनको हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। नॉन मेटल है, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड है। ये ऑक्सी एसिड नहीं है, HCl ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड है। क्यों? ऑक्सी एसिड में क्या क्या होना चाहिए? नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आना चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों ऑक्सी एसिड हैं। ये ऑक्सी एसिड HCl ऑक्सी एसिड नहीं है, लेकिन हां HCl एसिड है क्योंकि H+ दे सकता है। दे ऑल आर एसिड्स। क्लियर? तो नाइट्रोजन के वो ऑक्सी एसिड्स
ठीक है ना, जिनमें थोड़ा और अच्छा अगर हम बोलें तो सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहें, अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो ऐसा कहेंगे नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। बस इतना याद रखिए आप लोग, नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग हो, जैसे नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। हेलोजन के भी जितने हेलोजन हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके ऑक्सी एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं। वहीं पर इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने नॉन मेटल्स हैं, बोरान ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स बनाते हैं। क्लियर? हां, सल्फर में क्या होता है, अगर सल्फर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग होगा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा। ओके, तो बस इतना अभी आप याद रखिएगा। तो मैं इनको यहां पे लिख देता हूं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है ना। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, और ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। यानी जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो इन एसिड में ये एनायन पार्ट रिएक्ट करेगा। क्लियर? यानी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जब भी कभी किसी रिडक्टेंट के साथ काम करेंगे तो कौन सा पार्ट काम करेगा? एनायनिक पार्ट काम करेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया बेटा हमने HCl लिया, ठीक है ना, और HCl को वाटर में हमने ऐड कर रखा है ना, वाटर में ऐड किया हुआ है, तो यहां पर H+ आ गया और ये हो गया Cl- एक्वाटेट। अब इसकी रिएक्शन मान लिया किसी मेटल के साथ हमें करानी है, कोई एक मेटल है M1, मान लिया इसके साथ इसकी मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताता आया हूं कि मेटल का इनहेरेंट कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। यानी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी इलेक्ट्रॉन ये देगा अगला ले लेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मेटल में कैरेक्टर है रिड्यूसिंग का, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, बोलो है ना, तो जो ये इलेक्ट्रॉन देगा एक्सेप्ट कौन करेगा? Cl- नहीं एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट ये करेगा H+। अब ये सवाल उठता है कि H+ इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेटल की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है या हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसको मैंने अभी पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो अगर इस मेटल की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्ट ये करेगा। और मान लिया ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X+ है, मान लिया X इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, X इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो किस में बदल गया? MX+ में, एक्वाटेट फॉर्म में आएगा। X इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? H+, यहां पर आ गया X हाइड्रोजन आ गए, X हाइड्रोजन प्लस
जितने H प्लस यूज न्यूट्रलाइज होंगे या जितने H प्लस हाइड्रोजन एटम में बदलेंगे उतने यहां पे Cl माइनस भी होंगे, यानी X Cl माइनस एक्वस। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा हुआ है। और अब क्या होगा, यानी ये जो केटायन है इस एनायन के साथ कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, M1 Cl X प्लस X/2 H2 गैस स्टेट। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स जब when metal is electropositive, है ना। और यहां पे कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स, when M1 metal is more electropositive or reactive than hydrogen. For example, magnesium, aluminium, zinc, आयरन, ठीक है, आयरन ले सकते हैं आप, टिन ले सकते हैं, एटसेट्रा। ओके, अब स्टूडेंट एक केस और हम सोचते हैं, HCl it dissociates into H plus N plus Cl minus ओके। अब स्टूडेंट मान लिया इसमें कोई दूसरा मेटल हमने M2 ऐड किया, तो M2 मेटल बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो लेगा कौन, H प्लस लेगा, Cl माइनस नहीं ले सकता है। लेकिन H प्लस तभी एक्सेप्ट करेगा जब M2 इज शुड बी मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर M2 मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, यानी M2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा लेकिन हाइड्रोजन से कम आसानी से रिलीज करेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बेटर डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे वेयर M2 metal is less electropositive or reactive
देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि जब कोई मेटल, कौन सा मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वही मेटल जब किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा। अब देखिए, अगर मैं इसको कंक्लूडिंग पार्ट में लाना चाहूं तो क्या होगा? यहां पर मेटल की रिएक्शन हुई, M1 मेटल की रिएक्शन हुई एसिड के साथ, क्या बना? ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, और इस कैटेगरी में बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अच्छा, अब एक चीज और उठती है डियर स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए ये सभी मेटल्स अगर दिए गए हैं तो इनमें हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम कैसे सोच सकते हैं? तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लूं। देखिए, ये हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं और इन सब में डाइल्यूट HCl रखा गया है, ठीक है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ओके, मान लिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम मेटल के कुछ ग्रैन्यूल्स को, कुछ पीसेस को डाल दिया, इसमें हमने एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, इसमें हमने चलिए जिंक को ऐड कर दिया, और इसमें हमने आयरन को ऐड कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब और बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और बना लिया हमने, है ना, डाइल्यूट HCl, और इसमें हमने कॉपर मेटल को ऐड किया। तो इस एक्टिविटी में हम कैसे चेक करेंगे कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? बहुत सिंपल, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज टेम्परेचर रिलीज्ड, कितना राइज हुआ। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बहुत फास्ट निकलती है, हाइड्रोजन के बबल्स बहुत तेजी से निकलते हैं मैग्नीशियम में, बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। इसमें थोड़ा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन स्लो होगा, यहां पे और स्लो होगा, यहां पर और स्लो हो जाता है, और यहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, कोई भी गैस यहां पे नहीं निकलती। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां रिलीज होता है? मैग्नीशियम में, उससे कम एल्यूमिनियम में, उससे कम जिंक में, उससे कम आयरन में। लेकिन कॉपर के केस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ना तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया और ना ही कोई गैस इवॉल्व होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी हम ये कह सकते हैं
कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हुआ। मैग्नीशियम more reactive than aluminium, which in turn is more reactive than zinc, which in turn is more reactive than iron, and iron is more reactive copper, but copper doesn't react with dilute HCl. अच्छा, यहां पे सिल्वर ऐड करते तो भी रिएक्शन नहीं करेगा। कॉपर ले लें और सिल्वर ले लें, कोई भी रिएक्शन यहां पे नहीं करता है, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ कि जब कॉपर और सिल्वर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो इन दोनों मेटल की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? आंसर इज नो। यानी जो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं उनको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं कि यहां पे रिएक्शंस क्या क्या होंगी। देखिए, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ होती है तो बन जाएगा यहां पे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होगी AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, एक्वस फेज प्लस हाइड्रोजन गैस। आप अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको क्या लीजिए, इसके 2 मोल्स ले लीजिए, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं उसके 3 मोल्स ले लीजिए। और फिर जिंक की रिएक्शन ट्वाइस डाइल्यूट HCl this gives zinc chloride plus हाइड्रोजन गैस, ठीक। नेक्स्ट आयरन के साथ रिएक्शन होती है, आयरन प्लस ट्वाइस डाइल्यूट HCl and this will give ferrous chloride FeCl2 aquated प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, जब आयरन की रिएक्शन HCl से होगी तो यहां पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डाई पॉजिटिव आयरन बनेगा, ट्राई पॉजिटिव नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के कारण यहां पर डाई पॉजिटिव ही बनेगा, ओके। तो यहां पर रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर हम कर सकते हैं। और अब अगर मान लिया कॉपर की रिएक्शन कराना चाहते हैं, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ओके। अब स्टूडेंट लेट अस सी कि जब कोई मेटल एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन कैसी होती है, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, HNO3 dissociates into H plus aquated plus nitrate ions,
ओके। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसका एनायन पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ये भी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ये भी ले सकता है, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इस नाइट्रेट आयन की होगी। क्लियर? तो अगर किसी मेटल की रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं नाइट्रिक एसिड से करवाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? H+ नहीं, ये करेगा, क्योंकि बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है ना? ऐसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग है ना, या प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये नहीं लेगा, अब ये लेगा। ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहां पर नाइट्रेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +5 है, +5 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों को आता होगा आई थिंक, और अगर इसको निकालना हम आपको बताना चाहें तो देखिए ऐसे निकालेंगे इसको। जैसे नाइट्रेट हमने लिखा माइनस है, मान लिया नाइट्रेट का जो चार्ज है, नाइट्रेट में चार्ज तो -1 है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का चार्ज मान लिया +X है। ठीक है ना? इसका X चार्ज हो गया, कहां पे? नाइट्रोजन पे चार्ज X हो गया। ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होगा, तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होगा, इज इक्वल टू -1। ठीक है? तो X की वैल्यू कितनी हो गई? +5। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अच्छा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा स्टूडेंट्स, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां दूसरा रिएक्शन लिखना चाहता हूं मैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्ट ये करेगा, और मान लिया स्टूडेंट्स ये मेटल ने X इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो X+ चला गया एक्वेटेड फॉर्म में। अच्छा, प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स? ये रिड्यूस होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से लोअर आएगी। मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो NO2 में बदल सकती है। NO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। यह भी हो सकता है कि ये NO में बदल जाए, NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +2 होगा, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ये N2O में बदल जाए, N2O का में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ओके, +4। ओके, ठीक है। तो अब इसको फाइनल अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए ये न्यूट्रल इक्वेशन है, तो हमें चार्जेस को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो जब चार्जेस को बैलेंस रखेंगे तो फाइनली क्या होगा? ये मेटल M आ गया, इसने X इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखे हैं, तो ये मेटल कैटायन किसके साथ कंबाइन करेगा? नाइट्रेट के साथ। वो नाइट्रेट जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो मेटल नाइट्रेट बन गया, प्लस NO2 NO2 बन सकता है, NO बन सकता है, N2O बन सकता है, एंड प्लस वाटर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो फाइनल इक्वेशन यहां पर ये आएगी। तो आपने क्या देखा यहां पे स्टूडेंट्स कि जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, भले वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वहां हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक और चीज स्टूडेंट्स,
ये जो मेटल M है ना, ये मेटल M, ये मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो भी ये लगभग ऐसे रिएक्शन करेगा, और अगर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो भी रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे हमने इस वाले में आपको बताया कि अगर मेटल हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस रिएक्टिव है, तो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे एस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यही मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, जैसे कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, उसका लॉजिक ये है कि इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रांग है। अच्छा, इनमें से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ये डिपेंड करता कई फैक्टर, जिनमें से कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊं है। इसका कंसंट्रेशन हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया, और इसका मेटल का नेचर हो गया। इस पे डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टूडेंट एक और रिएक्शन यहां पे नाइट्रिक एसिड की मैं लेता हूं। नाइट्रिक एसिड और ये डिसोसिएट होता है वाटर में H प्लस नाइट्रेट आयंस, और मान ली इसमें कोई मेटल ऐसा डालते हैं, जैसे मान लिया मैग्नीज, और इसका कंसंट्रेशन हम बहुत कम कर दें, मान लीजिए 2%, और यहां पर इसका कंसंट्रेशन, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2%, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन हमने 2% से ज्यादा ले रखा है, या और अच्छा लिखे यहां पे 5% मैं लिख देता हूं, मोर सेफ साइड हो जाएगा, ग्रेटर देन 5%, और यहां पे कंसंट्रेशन बेसिकली लेस देन कंसंट्रेशन लेस देन 2%। मोर स्पेसिफिकली ऐसे लिखें, कंसंट्रेशन लेस देन 2% या 1 to 2%। ऐसे में स्टूडेंट क्या होगा, जब इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो अब इस नाइट्रेट आयन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब ये जो मेटल्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे मैग्नीशियम और मैग्नीज, उसको नाइट्रेट नहीं लेगा, अब H+ लेगा। और ऐसा करने से अब यहां पर बन जाएगा क्या, मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। अगर आपने मैग्नीशियम ले रखा है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, या मैग्नीज लिया है तो मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, स्टूडेंट्स। ये कंट्रास्ट है, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन स्टूडेंट ये आता है कि so there is a conclusion कि जब कोई मेटल
एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को सभी मेटल नहीं फॉलो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यह रिएक्शन तभी होगी जब इस एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ना हो। दो बातें। सो दिस रिएक्शन विल बी वैलिड फॉर only those metals which are more electropositive than hydrogen, one thing, and the second thing is the acid should be non-oxidizing. So this is non-oxidizing. Actually, when concentration of nitric acid is decreased, then it becomes non-oxidizing. और जब concentration reach रहता है तो oxidizing रहेगा nitric acid. Now, non-oxidizing acids. Due to low concentration. Low concentration. Okay. तो स्टूडेंट्स देखिए इधर एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी। ये मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई गई, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक, लेड एंड कॉपर। आप देख पा रहे होंगे कॉपर में बिल्कुल बबल्स नहीं बन रहे है ना, कॉपर में बबल्स नहीं बन रहे, इससे थोड़े ज्यादा बबल्स हैं बस यहां पर, और ज्यादा बबल्स हैं यहां, बहुत ज्यादा बबल्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन जिंक, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन लेड, और लेड्स की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी देन कॉपर। लेकिन ओवरऑल कॉपर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, एक्वारेजिया के बारे में मैं बात करता हूं। ये व्हाट इज एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया इसका मीनिंग आता है रॉयल वाटर। Actually, aquaresia is formed by mixing concentrate HCl and concentrated nitric acid in 3:1. Okay, in 3:1. तो स्टूडेंट्स 3 पार्ट हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट हम लेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करने पर बन जाता है NOCl प्लस 2 क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में, एंड प्लस 2 वाटर। ओके, ये दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए, कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेटेड। इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड और ये कलर्ड होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज रेड या ऑरेंज येलो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस कलर इज
ऑरेंज, रेड, या इसको ऑरेंज येलो भी कह सकते हैं, है ना। और ये थोड़ा फ्यूमिंग टाइप का होता है, ठीक है ना, वोलेटाइल होता है, वेपर्स आने लगती हैं। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, हालांकि ये दोनों कलरलेस हैं, ये दोनों कलरलेस हैं इनको, लेकिन जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जब नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, इसका अपीयरेंस आता है कैसा, ऑरेंज येलो, थोड़ा और डीपन जब कलर हो जाएगा तो आपको दिखेगा ऐसा ऑरेंज रेड दिखेगा। और इसकी बड़ी खास बात यह है कि जो मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, या जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ऐसे मेटल एक्वारिजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे मेटल एक्वारिजिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे वेरी गुड एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसका रीजन यह है कि गोल्ड और प्लैटिनम, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि नाइट्रिक एसिड भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। जबकि इन मेटल को अगर रिएक्ट कराना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड से और अच्छा ऑक्सीडेंट हम लेके आए। तो बेस्ट क्या है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया में जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है उसका बेसिस है प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन एटम्स, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। गोल्ड का डिसोल्यूशन इन एक्वा रिजिया, मान लिया गोल्ड हमने लिया स्टूडेंट्स, गोल्ड आ गया, इसकी रिएक्शन, इसको मान लिया हमने एक्वा रिजिया में डाल दिया, तो गोल्ड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो क्लोरीन बेसिकली गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट या होगी यहां पर 3, इसके साथ रिएक्शन करेगा और बन जाएगा ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। अब चलिए इन दोनों रिएक्शंस को क्लब करके फाइनल इक्वेशन लिखता है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, और फाइनली हम इसको ऐड करता हूं, ठीक है ना। तो फाइनली ऐड करने पर 9 मोल्स कंसंट्रेट HCl प्लस 3 मोल्स कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस 2 मोल्स गोल्ड, 2 मोल्स ऑरिक क्लोराइड प्लस 3 मोल्स NOCl प्लस 6 मोल्स वाटर। ये फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट आई, ठीक है ना। और इसके कारण आपको थोड़ा सा वेपर्स दिखेंगी। मैं आपको एक इसका पिक्चर दिखाता हूं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट एक्वा रिजिया है, ऐसा देखने में लगता है, ठीक है ना। ये एक्वा रिजिया हो गया स्टूडेंट्स, ठीक, ओके। अब देखिए ये है स्टूडेंट्स एक्वा रिजिया को, एक्वा रिजिया में हमने गोल्ड को डिसॉल्व किया है, ओके। ओके, गोल्ड हैज बीन डिसॉल्व्ड इन द एक्वा रिजिया, ठीक है ना।
तो इस टाइप का अपीयरेंस यहां पे स्टूडेंट्स आता है। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेटल की रिएक्टिविटीज को एसिड के बेसिस पर, यानी उनकी मेटल्स की रिएक्शंस को अगर एसिड से करवाकर उनको एक रिएक्टिविटी में ऑर्डर में रखा जाए, तो उन मेटल को हम कर सकते हैं ऑर्डर में जो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, उनके ऑर्डर को डिसाइड करना इस मेथड से डिफिकल्ट है। So this is all about this lecture, students. Thank you, students.